हेलो नीडेज, पिछले लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग रे डायग्राम के ऊपर पूरा का पूरा। आपने पिछले वीडियोस में देख लिया है कि मिरर का जितनी टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को कैसे हम यूज़ करेंगे, उस क्या क्या होता है वो टर्मिनोलॉजी, और कुछ आपको रिफ्लेक्शन वगैरह डिफ्रैक्शन वगैरह ये सारे जो टर्मिनोलॉजी थे इन सब का हमने पिछले वीडियो में पूरा एनालिसिस किया हुआ है, देखा हुआ है, इस टर्मिनोलॉजी को समझा है कि वो क्या है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने मिरर की बात की थी कि मिरर दो तरह के मिरर आपको मैंने बताए थे, कॉन्वेक्स मिरर और एक आपको कॉनकेव मिरर, है ना। मैं आपको दोनों को ज़रा फिजिकल फॉर्म में दिखाना चाहूँगा। मेरे पास दो मिरर हैं, एक है आपको कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। देखो ये मिरर जो है ये पीछे से थोड़ा उठा हुआ है, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये पीछे से थोड़ा उठा हुआ है और अंदर से दबा हुआ है, देखने में कुछ ऐसा होता है। ये जो मिरर कहलाता है ये मिरर कॉनकेव मिरर कहलाता है। ये मिरर कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाता है, ठीक है। और एक मिरर है मेरे पास जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? तो ये अंदर से थोड़ा दबा हुआ रहेगा, जो इसका साइनी सरफेस होगा वो क्या होगा? अंदर से दबा हुआ रहेगा, और ये आगे से उठा हुआ रहेगा। जो साइनी सरफेस होगा वो कैसा होगा? आगे से उठा हुआ रहेगा, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये वाला मिरर कौन सा कहलाएगा? ये वाला आपको कहलाएगा कॉन्वेक्स कहलाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स कहलाएगा यानी कि उत्तल दर्पण कहलाएगा। और जो अंदर से दबा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते थे? कॉनकेव बोलते थे। जो गुफा बनाता था, केव बनाता था, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अवतल दर्पण बोलेंगे या फिर कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इन्हीं दोनों मिरर की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज से जानने से पहले हम रे के कुछ रूल जान लेते हैं जो आपको रे डायग्राम बनाने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा अपना रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो आपको मैंने पिछले वीडियोज में ही बताया था कि लाइट तो देखो हर जगह से एमिट हो रही है, लाइट बहुत सारी है, लेकिन हमको जब एनालिसिस करना है, किसी का रे डायग्राम बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं? केवल रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो रेज भी बहुत सारी हैं, आखिर लाइट बनता किससे है? रे बीम्स, बीम कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होती है? रेज होती थी। तो हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर रे की बात करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर रे से कोशिश करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर रे से टकराने के बाद कहाँ पे रे जाती है और कैसे वो इमेज को फॉर्म करती है, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी इमेज क्रिएट होगा तो हमेशा वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर कट करेगी वहीं पर इमेज क्रिएट होगा। समझ में आया? एक पॉइंट कि इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो जगह होगा इमेज फॉर्मेशन का। पहला रूल आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, दो जो हम रेज लेंगे वो रेज कैसी लेंगे? तो एक रेज हम टॉप से लेने की कोशिश करेंगे, टॉप से ही हम दो रेज निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेज तो कई, अगर ये पेन है, इस पेन के टॉप से ढेर सारी रेज निकल रही है। निकलने का मतलब क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक सोर्स है जो हमको दिखाई देना चाहिए। दिखाई देने के लिए क्या होगा? लाइट आ रही है, इस पर टकराई, टकराने के बाद हमारी आंखों पे आई। देखने का मतलब क्या हुआ? जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपनी आंखों से कर रहे हैं। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकल रही है। वास्तव में वहाँ से लाइट निकलती नहीं है, वो लाइट कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आती है। जैसे कि ये तो नॉन ल्यूमिनस चीज़ है ना, इससे तो कोई लाइट निकलती नहीं है। तो क्या होता है? सनलाइट वगैरह या फिर और बल्ब की रोशनी वगैरह जो लाइट होती है, लाइट की बीम्स क्या होती हैं, रेज क्या होती है, इससे टकराती रहती हैं, और टकराने के बाद क्या होती है? हमारी आंखों पे पहुंचती है। तो हमको वही एनालिसिस करना है कि आंखों पर इसकी रोशनी टकराने के बाद कैसे पहुंच रही है। तो हम दो तरह के बीम का इस्तेमाल करेंगे। एक टॉप से हम दो रे निकालेंगे, और एक जरूरत पड़ेगी तो बॉटम से निकालेंगे, है ना। उसी तरह जब मल्टीपल पॉइंट से हम अलग अलग बीम को बनाएंगे तो हमको पूरा का पूरा इमेज मिल जाएगा। किसी भी चीज़ का इमेज नापना हो तो क्या करते हैं? हम उसका एक टॉप देखते हैं और बॉटम देखते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं कि ये इमेज का साइज कितना बड़ा है ना। तो वही सेम प्रिंसिपल फंडा हम लोग यहीं लगाएंगे। तो उससे जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहले कॉनकेव मिरर के रूल क्या है। कॉनकेव मिरर को रे डायग्राम के एनालिसिस करने के लिए 4 रूल हैं, उस 4 रूल को आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो वो रूल सारे आपको दिखाई देंगे ऊपर की तरफ। रूल आपको सारे मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं रफली आपको एक एक करके बताता चलूँगा कि रूल क्या है, कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक आपको कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर आपको पता है कैसा होगा? कॉनकेव मिरर कैसा होगा? बताइए भाई कैसा होगा? अंदर से क्या होगा? केव बनाएगा, कुछ ऐसा। 4 रूल है तो 4 रूल को यही बना लेते हैं, हाँ। 1 2, एक बना लेते हैं 3 और एक 4, है ना। अप्रॉक्स है, उतना अच्छा डायग्राम बनना नहीं है, लेकिन बस आपको जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ उस पर फोकस करिएगा। आपको इसका अच्छा डायग्राम आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
अब चूंकि ये कॉनकेव मिरर है तो इसका पॉलिश कहाँ होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा। तो पॉलिश को भी रेड से ही कर लेते हैं, एक ही कलर रहने देते हैं, है ना। तो इसके पॉलिश को भी हम क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ से दिखा देते हैं। देखो आप जब भी बनाने की कोशिश करोगे एग्ज़ाम में या कभी भी रफ पे ही बनाओ, प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको, तो हमेशा इसको पेंसिल से बनाया करो, ठीक है। शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करो, जब भी आप रे डायग्राम की बात करो तो हमेशा शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करो, जिससे क्या होगा, आपका पिक्चर क्लीन बनेगा और रे आपका ब्लर नहीं आएगा। कहीं से जहाँ इंटरसेक्ट होना चाहिए जिस एंगल पे, वो उसी एंगल पे कटता हुआ दिखाएगा। थोड़ा बहुत चीटिंग ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप बनाओगे, ड्रा करोगे, ताकि आपका मार्क्स बिल्कुल ना कटे और पूरा का पूरा मार्क्स आप गेन करो, है ना। तो ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर। लिख देता हूँ कहीं पे मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूँ। कॉनकेव को बोलते हैं क्या, अवतल, है ना। दर्पण आपको पता होना चाहिए, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर है, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं, सबका हम प्रिंसिपल एक्सिस ही बना लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस को मैं अपने स्केल से बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा स्केल कहाँ गया, यहाँ है मेरा स्केल। स्केल से बनाते हैं, थोड़ा सीधी लाइन आए, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, स्केल का यूज़ कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी जो इच्छा। थोड़ा देखने में अच्छा लगा इसलिए मैं स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा लंबा लाइन बनाता है ताकि ड्रॉ करने में हमें पूरे रे को आसानी हो, ठीक है। इसका भी कर लेते हैं ड्रॉ, कोई थोड़ा नीचे की तरफ से बनाते हैं, है ना, जिससे आसानी होगी ऑब्जेक्ट को रखने में और उसको बढ़ाने में। ये मैंने रे को पूरी की पूरी लाइन को ड्रॉ कर लिया, है ना। तो इसको थोड़ा आगे भी ले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसी को लाइन को बढ़ा देते हैं हम आगे की तरफ, है ना, बढ़ा देते हैं। और ये बन के मेरा अप्रॉक्स तैयार हो गया। इसको भी बढ़ा देते हैं, चलिए भाई इसको भी बढ़ा देते हैं। ये लो भाई बढ़ा दिया। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखो आपको पता है जहां पर ये पॉइंट टच करेगा, ये एक क्या है, स्फेरिकल है, जैसे मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो बिल्कुल इस आपको बनाना है, क्या करना है, सबसे पहले एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देना है, सी बना देना है आपको। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सी बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये ब्लू पेन ठीक नहीं चल रहा है, इसको यूज करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देंगे यहाँ पे सी। और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है, बिल्कुल बीचों बीच किसी इसका केंद्र है। तो इसका केंद्र को हम पूरा वापस खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट। वैसे ही इसका सेंटर पॉइंट, क्योंकि सारे अलग अलग हैं, इसका सेंटर पॉइंट। आपको इसको क्या किससे ड्रॉ करना है, अपने प्रोटेक्टर की सहायता से या अपने उससे डिवाइडर की सहायता से बनाना है आपको। यहाँ पे रखना है डिवाइडर का पिन, एक पिन यहाँ रखना है और पूरा ये आपको कर्व बना देना है ऐसे। और आपको पता है ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट पोल कहलाता है, ध्रुव जिसको बोलते हैं। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। और ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हमें एक लाइन की बात करूँ तो ये क्या है, एक नॉर्मल है अपना, उसका जो रेडियस बना। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, रेडियस होती है। और मैंने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस होती है, फोकस कहाँ होता है, इनके ठीक हाफ बीच में होता है। तो मैं डिस्टेंस भी मेजर कर लेता हूँ ताकि जो मेरा डाटा बने वो थोड़ा सही बने। तो ये है थोड़ा 16.5 के आसपास है, इसका मतलब 8.2 के आसपास यहाँ पे कहीं फोकस होगा इसका, है ना। ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। इसको मैं F लिख देता हूँ, फोकस भाई यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह इसका डाटा भी देख लेते हैं। इसका डाटा देखेंगे तो ये 14 के आसपास है, तो ये 7 के आसपास कहीं बनेगा इसका फोकस, तो यहाँ बनेगा इसका फोकस। ये फोकस क्या हो गया, यहाँ पे फोकस आ गया। वैसे ही इस डाटा को देख लेंगे, ये डाटा करीब 18 के आसपास है, तो ये 9 के आसपास फोकस बनेगा। ये क्या हो गया, F। और ये डाटा अगर हम देख लें तो ये डाटा 15 के आसपास है, तो 7.5 के आसपास बनेगा, है ना। तो ये मैंने बना दिया तीनों पॉइंट जो मुझे पॉइंट चाहिए थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ये हो गया आपको फोकस, और ये हो गया आपको पोल या ध्रुव, ठीक है। सारा को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। ये आपको कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये कंडीशन नंबर 3 और ये कंडीशन नंबर 4। 4 कंडीशन की हम बात करेंगे और 4 रूल की बात करेंगे। इन 4 रूल के ऊपर सारा का सारा चीज़ आपका डिपेंडेंट है, पूरा ये कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको इसी को पूरा एनालिसिस करना है, देखना है ध्यान से कि कैसे क्या हो रहा है। देखो सबसे पहला रूल क्या होगा
कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस, या इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस, सब जगह नहीं लिखूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंस रे आती है, तो चलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंस रे को ले आते हैं, तब मजा आएगा बनाने का, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने किसी इंसिडेंट रे को ले आया, ये देखो, चलो भाई ले आया मैंने रे, एक रे ले आया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई अगर इंसिडेंट रे आती है तो वो रे हमेशा टकराकर, ये इंसिडेंस है, इंसिडेंस मतलब इन किया, इन करने के बाद वो क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज होने का मतलब एक जगह जाके मिल जाएगी, संकुचित हो जाएगी, अभियोजित हो जाएगी हिंदी में। तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल यदि कोई रे आती है तो वो हमेशा इस मिरर से टकराने के बाद कहां से क्रॉस करेगी, हमेशा वो फोकस से बाहर निकलेगी। पहला रूल समझ में आया, पहला रूल कॉनकेव मिरर को रे डायग्राम ड्रॉ करने का, कि यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई रे इस दर्पण से टकराता है तो टकराने के बाद वह किरण फोकस से परावर्तित होगी। यानी कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे आती है तो जब वो मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, हमेशा फोकस से गुजरेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, गुजरेगी कहां से, ये पॉइंट याद रखना है। पहला रूल रे डायग्राम बनाने का कॉनकेव में या कहीं भी, ये रूल सबके लिए कॉमन है, ये है रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर क्या, रूल नंबर 2 क्या बोलेगा कि अगर कोई रे आपके फोकस से गुजरती है, रूल नंबर 2 की बात दूसरी करते हैं, रूल नंबर 2 फोकस वाली बाद में बात करेंगे। देखो, या यहीं पे कर लेते हैं, देखो एक हो गया रूल नंबर 1। अब देखो दूसरा, इसी का ठीक उल्टा, मान लो कि ये एंगल इंसिडेंट रे का है, इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, है ना, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रे आपस में इंटरचेंज हो जाए तो क्या होगा, दोनों रे आपस में इंटरचेंज हो जाए तो सर इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब अगर तुमको कोई एक ऐसा रे मिलता है जो फोकस से होकर इंटर कर रहा है, जो कहां से इंटर कर रहा है, फोकस से होकर इंटर कर रहा है और टकरा रहा है, तो सर क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से होकर आती है तो वो टकराने के बाद ठीक जिधर से आई थी उधर नहीं जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। रूल नंबर 1 का ठीक अपोजिट, देख लो कंडीशन है कि नहीं है, जाएगी कहां अब, अरे भाई जब पैरेलल एक्सिस से आ रही है, इस रे, ये रे यहां से आ रही है, टकराने के बाद इस रास्ते में आ रही है, तो इधर से जो रे जाएगी वो भी टकरा के तो इसके पैरेलल ही निकलेगी, कॉमन सी बात है। तो ये क्या है, ये लाइट की रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, ये क्या है, लाइट ऑफ रिवर्सिबिलिटी का थ्योरम है कि जो रे जिस रास्ते से आती है अगर उसी रास्ते से वो वापस जा रही है तो वापस अगर उसी पाथ को वो फॉलो करेगी, ठीक है, उसी एंगल पर अगर टकराती है तो इस कंडीशन में देख लो, इस कंडीशन में ठीक इसका ये क्या है, रिवर्स है, ये क्या है, रिवर्स है, इसी को बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लाइट का रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है ये। दूसरा कंडीशन की बात करिए तो थी फोकस की बात, कि लाइट फोकस से कब गुजरेगी, तो फोकस से कब गुजर रही है, जब पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये बताना ना पड़े भाई, बता देता हूं, अच्छा ठीक है। पैरेलल का मतलब इक्वी डिस्टेंस, हर जगह पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, सो क्या बोलते हैं हम, पैरेलल बोलते हैं। हर जगह डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगी, समान होगी, सो क्या बोलेंगे हम, पैरेलल बोलेंगे, समानांतर बोलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि पैरेलल किसे बोलते हैं, ये भी ना पता हो मैथ में, ठीक है, थोड़ा मैथ का टर्मिनोलॉजी है लेकिन कोई इशू नहीं है, जिसको नहीं पता है जान गए होंगे। आइए इस कंडीशन की बात करते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, एक रे और की बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई रे, क्या होता है, कोई रे अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे सर तो क्या होगा, तीन ही पॉइंट है, तीन ही पॉइंट का हमको एनालिसिस करना है। एक पॉइंट का एनालिसिस कर लिया कि फोकस से रे कब गुजरेगी, जब इसके पैरेलल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर सर क्या होगा कि अगर कोई रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, कुछ ऐसे, इस कंडीशन में सर क्या होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है,
इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई रे क्रॉस करती है, किसी भी दर्पण के केंद्र से यदि कोई रे क्रॉस करती है, तो वापस वो उसी दिशा में लौट जाती है। याद रखना है ये बात, ठीक है? अगर C से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे इंटर कर रही है, तो वापस वो क्या होगी, उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। याद रखना है, यानी इसका एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा या 360 हो जाएगा, है ना? वापस वो उसी पाथ पर चला जा रहा है। जो इंसिडेंट एंगल होगा वही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी हो जाएगा, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ठीक उसी पाथ पर फॉलो कर चला जाएगा। तो ये तो था रूल नंबर 2, इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है ना? कि जब भी कोई रे क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो वापस वो उसी दिशा में चला जाता है। यानी कि यही रे क्या कहलाएगी, आपको इंसिडेंट रे भी कहलाएगी, और यही रे क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी कहलाएगी। यानी कि यही परावर्तित किरण है और यही आपतित किरण है, ठीक है? तीसरा कंडीशन मैंने बता दिया। चौथा कंडीशन की बात करते हैं। चौथा कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट और है P। इस पॉइंट की बात कर ली, इस पॉइंट की बात कर ली, अब पॉइंट P की बात करते हैं, ध्रुव की बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो, ध्रुव पे अगर कोई, मान लो कोई अगर रे आपकी ऐसे आती है, अगर आपके पोल पे कोई रे इंटर कर रही है, ऐसे पोल पे आपकी कोई रे क्या की, इंटर की, चलो भैया इंसिडेंट एंगल बनाया। इंसिडेंट एंगल कहाँ बनेगा भाई, जिस पॉइंट पे बना रहा है, ये पॉइंट वास्तव में देखो, ये ग्लास, ये जो आपका मिरर है, ये मिरर क्या है, छोटे छोटे प्लेन मिरर से मिलके बना हुआ है। छोटे छोटे प्लेन मिरर को हमने क्या कर दिया, एक कर्व बना दिया है ना, एक कर्व बना दिया है। तो चूंकि ये प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन होता है, तो ये वाला जो एरिया होता है एक बिल्कुल फ्लैट प्लेन की तरह काम करता है। तो इसके ऊपर अगर नॉर्मल की बात करें, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका नॉर्मल हो जाएगा। यही तो आखिर इसका नॉर्मल है, यही तो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल है ना भाई, यही इसका नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, बोलेंगे ना भाई। यहां पर ये क्या बना रहा है, इसी नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, इंसिडेंट एंगल बना रहा है। इस कंडीशन में चूंकि इंसिडेंट एंगल यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, तो आपको पता है क्या, इंसिडेंट एंगल साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, यानी कि I इक्वल टू आर। इंसिडेंट रे हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे के, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, है ना? कैसे रिफ्लेक्ट होता था, तो जिस एंगल से ये आया है उसी एंगल से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। उसी एंगल से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। चलो भाई, हिल क्यों रहे हो इतना, बोल रहा है नहीं निकलेंगे हम, अरे निकलो, कैसे नहीं, घर मेरा है ना? तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, आर। तो याद रखना आपको, ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। फिर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि यदि पोल से कोई रे आपकी टकराती है, तो जिस एंगल से वो इंटर कर रही है उसी एंगल से वो वापस निकल जाएगी। बात ऐसे एंगल से कहने का मतलब, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कब, जब ये रे कहाँ से गुजर रही है, पोल से टकरा रही है, यानी कि इसके ध्रुव से टकरा रही है। समझ में आया ये पॉइंट? तो ये 4 रूल थे। देखो, इन 4 रूलों में सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है ये 3 हैं। इनका हम एनालिसिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इस रूल को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, 4 वाले रूल को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन क्या है, थोड़ा टफ हो जाता है। हमें एंगल की बात करनी पड़ेगी और सारा एंगल कैलकुलेशन हो जाएगा, और कैलकुलेशन से तो हम बहुत भागते हैं। तो भागते हैं तो इन 4 रूल में से हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम इन तीनों में से किसी 2 रूल का इस्तेमाल करेंगे। या आप चाहो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? तो ये बेसिक आपको रूल्स थे, किसके, कॉनकेव मिरर के, जो आपको फॉलो करने हैं रे डायग्राम बनाते समय। एक बार और रिकैप कर देते हैं कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, पहला रूल। दूसरा, प्रिंसिपल लाइट ऑफ की रिवर्सिबिलिटी का रूप, ठीक इसी का उल्टा, अगर फोकस से होकर कोई रे आती है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चौथा रूल क्या बोलता है कि इंसिडेंट एंगल, अगर कोई रे पोल से टकराती है तो उसका इंसिडेंट एंगल जितना बनेगा उतना ही उसका रिफ्लेक्टेड एंगल भी बनेगा। 4 रूल हैं, बस इजी रूल है, कुछ नहीं करना है आपको। रे कैसे टकरा रही है मैंने बता दिया, कैसे आपको बनाना है वो भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब चलते हैं अपने रे डायग्राम के ऊपर, ठीक है। एंटिटीज, आइए बात करते हैं अपना कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, आप फिगर देख पा रहे होंगे, मैंने कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर दिया है ताकि समय बच जाए। तीनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, है ना, केंद्र, फोकस और ध्रुव, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की कंडीशन कहाँ कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट की कंडीशन कहाँ कहाँ होगी। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट के बाहर हम क्या मानते हैं कि पूरा का पूरा ये इनफाइनाइट तक एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रेंज कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक रेंज चला जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं भी रख देंगे हम। दूसरा, ये सेंटर से फोकस के बीच की दूरी है और ये फोकस से पोल के बीच की दूरी है। आपको पता है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इसी हिसाब से सी की वैल्यू क्या आ जाती थी, 2f के बराबर आ जाती थी, यानी कि c = 2f भी हो सकता था, है ना। ये f और ये f, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाती है, 2f हो जाती है, ये भी आपको पता है। अब देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम केस फर्स्ट लेते हैं, अपना पहला कंडीशन लेते हैं। इस पहले कंडीशन में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, बियॉन्ड द सी है, सी से काफ़ी दूर है। तो मान लेते हैं काफ़ी दूर कहने का मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाते हैं हम, अपवर्ड एरो से दिखाते हैं, आपको पता है ऊपर की तरफ एरो का मुंह होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अपने चारों रूल में से हमको किसी भी 2 रूल को अप्लाई करना है। तो पहला रूल हमको क्या दिख रहा था, जैसा मैंने बोला कि कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का हमको क्या पता है, एक इसका ऊपर वाला मुंडी देखना है और नीचे वाला पैर देखना है कि मुंडी से हमको 2 रेज निकालनी है और पैर से देखना है रेज निकाले या ना निकाले। तो सबसे पहले हम मुंडी से 2 रेज निकालते हैं, है ना, मुंडी से 2 रेज यानी कि सर से 2 रेज, यार कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हम यहाँ से रे निकालते हैं, एक रे हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमको देखो 4 रूल पता है, आपको कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम करने का 4 रूल पता है। और उसमें से हमको पहला रूल हमको याद है कि हम क्या करते हैं कि इसके ठीक पैरेलल एक रे को ले जाते हैं और टकराते हैं, कहाँ से, इस कॉनकेव मिरर से टकराने की कोशिश कराते हैं। तो चलो भाई इस ऑब्जेक्ट से हम रे ले जाते हैं, रे ले जाओ भाई, ये है ऑब्जेक्ट, रे गया। देखो पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाए तो अच्छी बात है। लगभग पैरेलल है, आपको पता होना चाहिए पैरेलल में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये यहाँ पे टकराया, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। और आपको पता है इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर के रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे टकराता है तो टकराने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए टकराएगा। तो टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, हमेशा कहाँ से निकलेगा भाई, फोकस से निकलेगा, बिल्कुल सही, कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। तो आइए फोकस से फिर एक ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम फोकस से भी ड्रॉ करते हैं, एक रे को क्रॉस कराते हैं इसको वापस। तो ये गया हमारा फोकस से, लाइन को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा, है ना। देखो स्केल इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमको आसानी हो, आपके पूरे के पूरे इमेज को मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से इमेज बने, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि आखिर इमेज बन कैसे रहा है। ये तो था आपका रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, फोकस से ही निकलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 1 मैंने अप्लाई किया। अब देखो आपको रूल नंबर 2 भी पता होगा, क्या, कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम क्या करती है, अपने पाथ को ही फॉलो करती है। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी हम ले जाते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेज ले जाओ, इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, इसका कलर चेंज कर देंगे तो हमको समझ में आएगा कि वास्तव में बन कैसे रहा है। तो ब्लैक इस्तेमाल कर देते हैं, आ जाओ। तो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोशिश कर रहा हूँ इस रे को बनाने की। तो चलो बनाते हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कराते हैं, इसको क्रॉस कराया। अब इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लाइन को बढ़ाते हुए ले जाते हैं कहाँ तक, मिरर तक। भाई इसको टकरवाना भी तो है, टक्कर करेगा तभी तो काम होगा, है ना। ये चलो इसको अब टक्कर करा देते हैं, ये लो भैया तुम जाओ टकरा, किससे, इस मिरर से। तो आपको पता है कि जब ये रे अगर इस टॉप से निकल रहा है, 2 रे निकाला मैंने टॉप से, देखो एक ये निकाला और एक ये निकाला। तो ये वाला इंसिडेंट रे आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और मिरर से टकराएगा तो वापस क्या होगा, उसी दिशा में क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, एज पर रूल नंबर 3, है ना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 3-4 रूल बता दिए थे ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो हो क्या रहा है, अब कहानी क्या बन रही है भाई, ये देखो मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है।
वस्तु है। इस वस्तु से मैंने क्या बोला कि हमको भैया दो ही जगह से रे निकालना है, इसके खोपड़ी से, किसके पैर से। पैर से तो मेरा एक ही रे काम करके जो इसी के पैरेलल इसी के साथ जा रही है, उसी को हम एक्सिस मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, है ना। तो ये रे जिसके टॉप से निकला टकराया, फोकस से होके गुजरा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा, टकराया, वापस इसी दिशा में वापस चला गया, है ना। तो हो क्या रहा है सर, इमेज कहाँ बना? अरे यही तो इमेज बना। मैंने बोला था आपको कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जहां पर कट करेंगे वहीं क्या बनेगा, आपका इमेज क्रिएट होगा। वही आपका क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा, जहां इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे। देखो भाई, यहां से निकलने के बाद रे बाहर तो जा नहीं रही है, यहां से निकलने के बाद रे बाहर तो जा नहीं रही है, रे हमारे सामने ही आ रही है, हमारी तरफ ही वापस लौट के आ रही है ना। जैसे कि मैंने, कहाँ गया मेरा कॉनकेव वाला, कॉनकेव कहाँ गया, कॉनकेव मिरर। देखो अगर इसमें से कोई लाइट देखो टकरा के तुम्हारे पास आ रही है, तुमको चमक रहा होगा थोड़ा बहुत, लाइट इधर से आ रही है लेकिन टकरा के कहाँ जा रही है, तुम्हारे पास आ रही है, इसके पीछे तो जा नहीं रही है, क्रॉस तो कर नहीं पा रही है ना। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है। तो देखो अब तुम्हारा इमेज कहाँ बना, ये तो था इसका टॉप, ये तो था टॉप, ये तो था टॉप, जहाँ दोनों कटा ये बना इसका टॉप। किसका टॉप, इसका टॉप। तो इसका टॉप है तो भैया एरो तो हमारा यही बनेगा, ये तो पक्का हो गया, एरो का टॉप तो यही बनेगा। दूसरा, अब इसके बॉटम की बात करते हैं। देखो भैया बॉटम यहाँ है, ये एरो अब ऐसे गया, अब इसी के ठीक पैरेलल दूसरा हम ले जाएंगे लाइन, दूसरा लाइन ले जाएंगे तो वापस कहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा, एक पॉइंट मिलेगा आपको। इसी तरह जब ढेर सारे रेस को हम ऐसे पैरेलल ले जाएंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डॉटेड 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 मिलाते हुए आप क्या बना दोगे, एक इसी का इमेज क्रिएट कर दोगे जो बिल्कुल सीधा होगा, ऐसा होगा ना। ये रहा इमेज, टॉप का बॉटम का कहाँ बन जाएगा, यही बॉटम बन जाएगा। अगर इसका नाम है इस इमेज का ए बी, तो इस इमेज का नाम हो जाएगा बी डैश और ए डैश, यानी कि बॉटम वाला पॉइंट बॉटम पे ही रहेगा, टॉप वाला पॉइंट उलट गया। यानी कि इस मिरर में जब अपना शक्ल देखने जाओगे आप, अगर इस पोजीशन से सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रहोगे तो आपको इमेज कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। देखो खड़े थे ऐसे और दिखाई दे रहा है ऐसे, है ना। तो हमने क्या देखा, इसकी प्रॉपर्टी निकल के क्या किया उसके बारे में भी देख लेते हैं। हमारा इमेज था इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा था, तो क्या इतना ही बड़ा इमेज बना है, इसका ठीक हाफ बना है, लगभग हाफ बना है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज क्या बना है, छोटा बना है, डिमिनिस्ड बना है ना, छोटा बना है। छोटे को क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ड बोलेंगे। डिमिनिस्ड बोलने का मतलब छोटा है ना। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा कहीं पे। और कैसा होगा इमेज, तो इमेज छोटा होगा, उल्टा होगा, इनवर्स होगा। तो इमेज की प्रॉपर्टीज की क्या निकल के आई, इमेज कैसा बनेगा, इमेज साइज में डिमिनिस्ड होगा, है ना, डिमिनिस्ड मतलब छोटा। दूसरा क्या होगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा मतलब कैसा बनेगा, रिवर्सल होगा, रिवर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा, ऑब्जेक्ट साइज का ठीक उल्टा होगा। और क्या हो सकता है भैया, रियल है या वर्चुअल है, इसके कॉन्सेप्ट भी मैंने दे दिया है। रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है ना। देखो ये मिरर के ठीक सामने बन रहा है तो कैसा बनेगा ये इमेज रियल बनेगा, है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज की निकल के आ गई। और कैसा होगा, ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। और बन कहाँ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बने कहाँ पे, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन ऑफ सी एंड एफ। रियल का मतलब हो जाएगा वास्तविक, है ना, रियल का मतलब वास्तविक होगा। तो ये था इस कंडीशन की प्रॉपर्टी कि जब आपका इमेज बियॉन्ड द सी होगा, सी से दूर होगा, तो फिर आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सी और एफ के बीच में, कैसा होगा, उल्टा होगा, और इस वस्तु के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन था आपका पहला, किस केस के लिए, कॉनकेव के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने दूसरे कंडीशन में। आइए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। फिगर आप देख रहे होंगे, मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सी से उठाकर कहाँ रख दिया, सी के बियॉन्ड सी से करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, इसको सी के ऊपर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया। तो आपको पता है पहला रेज मैंने क्रॉस कराया, पहला रेज क्रॉस कराने के बाद कहाँ से क्रॉस करेगा, वो फोकस से क्रॉस करेगा। जब फोकस से क्रॉस करेगा तो इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, तो इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये चला जाता है आपका, लाइन थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि हमारा फिगर थोड़ा आसानी से बन जाए।
तो इस लाइन को हम बढ़ाते हैं थोड़ा आगे की तरफ। चलो भाई बढ़ा दिया, ये लो आगे की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा दें, ये लो थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। सर इसमें क्या करना है, अपने घर की खेती है, जितना मन करे उतना बढ़ा दो, है ना। तो ये तक क्या आपका इंसिडेंट एंगल था और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अरे सर दूसरा रे कहाँ से बुझा रहे हैं, ये तो सी पे ही आप खड़ा कर दिए, सी में नीचे की तरफ रे ले जाए। अरे नहीं भाई, हमारे पास तीसरा रूल भी तो था, चौथा रूल भी तो था। चौथा रूल यहीं पे इस्तेमाल आएगा, या आप तीसरा रूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करोगे वो भी देखो। तीसरा रूल को इस्तेमाल कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि सर हमको तो पता है क्या कि अगर कोई रे इसी के पैरेलल अब यहाँ से गुजार रहे हैं तो एक रे पैरेलल हम ऐसा यहाँ से भी गुजार देते हैं, जो कहाँ से क्रॉस करे, फोकस से क्रॉस करे, जो कहाँ से क्रॉस करे, फोकस से क्रॉस करे। यहाँ से ऐसे गुजारने की कोशिश किया, यहाँ से ऐसे गुजार रहे हैं हम, गुजार रहे हैं, यहाँ से ऐसे गुजारे और यहाँ पे आया और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा। कुछ ऐसा रे हम बना दें, क्यों बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तीसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, चौथा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथा रूल क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये सर थोड़ा आसान लग रहा है, देखो यहीं पे चीटिंग ट्रिक इस्तेमाल करनी है आपको। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे हम, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, उसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू से कर देते हैं, है ना। आइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कैसे बनाएंगे, देखो हमको कहाँ ले जाना है, यहाँ पे टच कराना है, एकदम बिल्कुल सीधा ले आना है आपको, कोई 3-5 नहीं करना है। ज़्यादा 3-5 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो ले गए और इसको हम कहाँ टकराएंगे, पोल के पास। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है मेरा लाइन, पोल के पास गया, पोल से अब वापस की तरफ ले आ रहे हैं भाई हम। कहाँ ले आएंगे, आपको पता है ये रे कुछ इसी एंगल से वापस निकलेगी, वापस निकल रही है, निकलते निकलते ये पहुंच गई कुछ यहाँ पे ऐसे, ये रे। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। देखो अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मैच कर रही हैं, कहाँ मैच कर रही हैं, इस पोजीशन पे मैच कर रही है। यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट किया ना भाई। यहाँ पे कट करने का मतलब क्या हुआ कि अब जो आपका रे बनेगा, जो आपका इनपुट रे बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन गया आपका। जो आपका इमेज बना वो कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। ये रहा इमेज आपका, लगभग सेम बनना चाहिए। रे डायग्राम थोड़ा मेरा टेढ़ा है क्योंकि आप देख रहे हो तो जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आ रहे थे वैसे वैसे इमेज मेरा क्या हो रहा था, फोकस से कर्वेचर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पहले इमेज यहाँ था, थोड़ा सा आगे ले आएंगे तो क्या होगा, एंगल चेंज होगा तो यहाँ आएगा। लेकिन जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ जाएंगे वैसे ही इमेज हमारा कहाँ बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बन जाएगा। और ठीक उसका उल्टा बन जाएगा और साइज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। एक दूसरे तरीके से भी हम क्या कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पैरेलल तो मेरा चला गया, दूसरा अगर मैं रेंज निकालने की कोशिश करूं तो उसका रेंज कैसे बनेगा वो भी मैं बना के आपको दिखाता हूं। ये तो था चौथे वाले कंडीशन के लिए। अगर मैं तीसरे कंडीशन को सर अप्लाई करना चाहें तो फिर कैसे बनेगा, आओ देख लेते हैं। तो इस वाले को हटा देते हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा, इसीलिए मैंने बोला ना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसका रेंज सही से बन नहीं पाता है क्योंकि हमने प्रोटेक्टर का इस्तेमाल तो किया नहीं है। रफली डायग्राम कर रहे हैं तो कोई बड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो आओ हम तीसरा प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि कहाँ बनता है ना। तीसरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई रे क्या करेगा, कहाँ से क्रॉस कराते हैं, फोकस से क्रॉस कराते हैं। तो जब फोकस से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, अगर किसी रे को मैं फोकस से क्रॉस कराऊं तो क्या होता है बताओ, फोकस से क्रॉस कराने के बाद क्या होगा, अगर किसी रे को मैं फोकस से क्रॉस कराऊं तो वो क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगा। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। याद आया कुछ, भूल गए, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, वो पैरेलल निकलेगा। पैरेलल निकलेगा तो किधर निकलेगा, इस तरफ। अरे प्रिंसिपल ऑफ लाइट की रिवर्सिबिलिटी रूल निकल रहा था ना वापस। तो अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे। देखो ये रे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है मेरा, है ना। ये जब बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, है ना। ये बिल्कुल आपको बनना चाहिए कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे बनेगा ये, है ना।
ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला इमेज देखो कैसा बनेगा। इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर ये ए बी है तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश इमेज। ये क्या हो रहा है, इधर से एंगल आ रहा था, इधर से निकल रहा था। इस कंडीशन में क्या होगा, इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, रिवर्स बनेगा, उल्टा बनेगा भाई। बनेगा कैसा, मिरर का आगे बन रहा है तो कैसा बनेगा, ये रियल बनेगा, यानी कि वास्तविक होगा ना, रियल होगा, उल्टा होगा और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही क्या होगा, इसका इमेज भी बनेगा। तो आप देख रहे हो कि कंडीशन क्या हो रही थी, जब इमेज मेरा यहाँ बन रहा था तो ये इमेज कहाँ बन रहा था, कुछ यहाँ बन रहा था। जैसे जैसे फिर मैं इमेज यहाँ ले आया तो ये इमेज यहाँ शिफ्ट हुआ, अब यहाँ ले आया तो ये इमेज यहाँ शिफ्ट हुआ। तो जैसे जैसे मैं इमेज को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे वैसे ही मेरा क्या हो रहा है, इमेज इधर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ बढ़ रहा है ना। एक पोजीशन ऐसा आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पोजीशन मिला जिस पोजीशन पे ठीक इमेज कहाँ बन गया, ठीक मेरे नीचे ही बन गया, मेरा ही उल्टा बन गया, मेरे ही साइज का बन गया। ये कंडीशन कब बन रही थी, जब आपका इमेज कहाँ कर रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही लाई कर रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बैठा हुआ हो। उस कंडीशन में इमेज कैसा बनेगा, सेम एज आपको बनेगा ऑब्जेक्ट के टाइप। ठीक है, तो सारा चीज निकल गया, तीनों के तीनों कंडीशन पता चल गई। इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सामने बन रहा है और इमेज के साइड के बराबर ही बन रहा है। तो ये तक कंडीशन था आपका सेकंड, जब ऑब्जेक्ट एट सी होगा। उसके बाद बात करते हैं क्या होगा अगर सी से आगे की तरफ बढ़ने लगे, है ना। तो आइए तीसरे कंडीशन के बारे में बात करते हैं, सी से आगे अगर इमेज बढ़ता है तो क्या होता है। सेकंड की बात करते हैं, तीसरा कंडीशन हमारा, तीसरा कंडीशन क्या है, हमने देखा धीरे धीरे इमेज को कहाँ से ले आ रहे हैं, यहाँ से, यहाँ पहले मैंने इमेज का पहला एनालिसिस किया, फिर यहाँ किया। अब बात करते हैं सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर हमारा इमेज हो तो फिर क्या बनेगा। तो मान लेते हैं कि अब इमेज हमारा यहाँ पहुँच गया, चलते चलते भाई ट्रेवल कर रहा है, बहुत शौकीन है घूमने फिरने का, घूम रहा है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको पता है हमको कितना रे डायग्राम बनाना है, 2 बनाना है। एक ऐसा डायग्राम बनेगा जो तो आपके ठीक इसके पैरेलल जाएगा, तो चलो इसके पैरेलल ले जाते हैं भाई एक डायग्राम को। कोशिश करते हैं, थोड़ा इमेज ऊपर नीचे हो जा रहा है क्योंकि परफेक्ट बन नहीं पा रहा है लाइन। पैरेलल मैंने लाइन बनाया, ठीक है, और आपको पता है जो भी लाइन इसके पैरेलल जाएगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो चलो भाई इसको फोकस से गुजार देते हैं, गुजारो फोकस से गुजारते हैं। आओ देखो, यही एंगल से मिस्टेक कर देता, थोड़ा सा एंगल मिस्टेक होगा और ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऐसे ही तो काम होता है ना। ये बनाया मैंने और इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे खींचने की कोशिश करते हैं। ये मैंने खींच दिया यहाँ तक, और खींच देंगे आगे, नहीं ज़्यादा खींच दोगे तो, अच्छा खींच ही दो, देखते हैं कहाँ बनता है ना। खींच देते हैं, थोड़ा सा और खींच देते हैं, ठीक है। ये रहा, ये था आपका क्या, इंसिडेंट एंगल, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं, कब, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, सी और एफ के बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम भी दे दे तो भाई, बिना नाम का कैसे रखोगे, पहचानेंगे कैसे हम कि कौन सा है। ये है ए और ये है बी, ए बी नाम का एक आदमी है ना। अब देखो ये तो था पहला लाइन, पहला कंडीशन रूल वाल को फॉलो किए। दूसरा रूल मैंने क्या बोला था, रे कहाँ से हम निकालेंगे, ऐसा रे निकालें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। देखो अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं खड़ा है आदमी, अब तो यहाँ से रे गुजर सकती है, तो रे गुजारो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के और इसके टॉप को मिलाते हुए हम क्या करते हैं, एक रे को ड्रा करते हैं। चलो एक रे को ड्रॉ किया जाए, है ना, कुछ ऐसा बना, रे को ड्रॉ किया। इसको थोड़ा अब आगे भी ले आते हैं, आगे ले आए, ये लो यहाँ ले आए। देखो यहाँ से निकला इंसिडेंट रे, चूंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो ये टकरा के क्या आएगा, वापस आएगा, तो यही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था, यही था। अब देखो ये दोनों पॉइंट कहाँ मीट कर दिए, ये वाला इंसिडेंट रे यहाँ से घुस रहा था,
घुसते घुसते गया और वापस इसी पाथ पे फॉलो कर दिया, है ना। एक रे यहाँ से निकला, इसके टॉप को छूता हुआ गया और वापस निकला। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, कट किया तो कट करेगा तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और इमेज बनेगा तो इमेज बना दो। तो इमेज बनेगा कैसे, तो यहाँ पे टॉप बनेगा इसका, यहाँ पे टॉप बना इसका, और ये मैंने बना दिया इमेज। और इमेज का एरो दिखा दिया, हेड कहाँ गया, नीचे, बी डैश यहाँ पे और ए डैश यहाँ पे। ये क्या बन गया, इमेज बन गया। अब देखो इमेज का साइज था इत्तू सा, बन गया इत्ता सा। बन गया कि नहीं बन गया। तो इमेज की प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे क्या बन गई, इमेज की प्रॉपर्टी बनी क्या, साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। इमेज साइज क्या हो गया, इमेज साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, है ना। इमेज साइज क्या था, ए बी ग्रेटर देन ए बी डैश, ए डैश बी डैश। उसके साइज से क्या हो गया, ये बड़ा बन गया। और कैसा बना, मिरर के सामने ही बना, तो इमेज कैसा हो गया, पहला कंडीशन, दूसरा में रियल बना, वास्तविक बना, है ना। कैसा बना, वास्तविक बना, रियल बना। और क्या कंडीशन बना, उल्टा ही बना, बना कि नहीं बना, उल्टा बना। कैसा, रिवर्स ही बना, रिवर्स इमेज ही फॉर्म हुआ, और कुछ तो बना नहीं। रिवर्स इमेज बोलो या फिर इसको एक और टर्म बोलते हैं, इन्वर्टेड भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, कहीं कहीं पूछ देता है। रिवर्स को उल्टा भी बोल दो, इन्वर्टेड बोल दो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। रिवर्स बोलो या इन्वर्टेड बोलो। तीन प्रॉपर्टी देख लो, रियल बना, कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, मैग्नीफाइड बना, बड़ा इसको बोलेंगे, हाईली मैग्नीफाइड है, ठीक है। अब देखो ये तो था तीसरा कंडीशन। अब क्या करेंगे भाई, अब ये रे क्या होगा। अब देखो ध्यान, एक चीज़ नोटिस करो, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था तो ऐसे ऐसे बन रहा था, तो इमेज कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच में बन रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इमेज भी ऐसे ऐसे घिसक रहा है। जैसे ही हमने सी को क्रॉस किया, इमेज हमारा सी के इधर आ गया, है ना। अब इधर आ रहा है तो बड़ा बनना, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाएं तरफ आ रहा है वैसे ही इमेज बड़ा होने लग रहा है। और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाएं तरफ इमेज था, ऑब्जेक्ट था, तो दाएं तरफ उसका इमेज कैसा बना था, छोटा बन रहा था। अब इमेज अगर दाएं तरफ चला गया तो बाएं तरफ अगर इसका ये आ गया इमेज, तो कैसा होने लगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा होने लगा धीरे धीरे। तो यानी कि जैसे जैसे ये पोल की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा इमेज क्या हो रहा है, देखने में आ रहा है कि बढ़ना चाहिए साइज। अब इसका धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ रहा है। तो एनालिसिस करना आपको आना चाहिए कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। आप इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, है ना, कि कैसे इमेज बन रहा है और कैसे आप इसे कैलकुलेशन बताओगे कि कैसे सी और एफ के बीच में जैसे जैसे इमेज वेरी कर रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज भी वेरी करता चला जा रहा है ना। तो आओ अब बात करते हैं अपने चौथे डायग्राम की। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो, एफ पे हो, उस कंडीशन में क्या होगा। इस बात करते हैं अपने चौथे कंडीशन की। तो इट इज बात करते हैं अपने चौथे कंडीशन की। चौथा कंडीशन क्या होगा, व्हेन इमेज एट एफ, फोकस पे जब इमेज होगा तो क्या कंडीशन आता है। तो चलो भाई फोकस पे इमेज को रखते हैं हम, है ना। आओ फोकस पे इमेज को खड़ा कर दें। ये लो भाई फोकस है, इस फोकस पे हमने क्या कर दिया, इमेज को खड़ा कर दिया। अब क्या होगा सर, तो होगा क्या, जो मैंने रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि रे निकालो भाई, खोपड़ी से इसके दो रे निकालनी है। एक रे निकलेगा कहाँ से, इसके खोपड़ा से, तो खोपड़ा से निकलेगा और पैरेलल रे जाएगा। पैरेलल रे जाने के बाद कुछ ऐसे जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, जब टकराएगा तो कहाँ से गुजरेगा, हमेशा फोकस से गुजरेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं बदलने वाला है। रूल जो बना हुआ है वही रूल पे चलना है आपको भी, ठीक है। कहाँ से गुजर रहा है ये, फिर ये फोकस से गुजरेगा। चलो भाई फोकस से हम गुजार दिए, सारा का सारा गुजर गया फोकस से। अब देखो दूसरा रेस कहाँ से निकालेंगे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे तो फिर क्या, कैसे निकालेंगे बताओ। ठीक यहाँ से ऐसे निकाल दो भाई, ऐसे गुजारो इसको। ये लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका निकालो। एक लाइट क्रॉस कर रही है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है तो सेम पाथ फॉलो करेगी, ये आपको पता है। तो जरा सा इस पाथ को हम और आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिख रहा है आपको क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या बना, ये कैसे बना,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। कहीं मिल रहा है क्या? कहीं मिलेगा? ये दिख रहा है? ये रे अब कैसी हो गई? ये रे अब बन गई पैरेलल रे। कौन सी है? पैरेलल बन गई रे, पैरेलल रे बन गई, यानी कि समानांतर बन गई, समानांतर किरण बन गई, समानांतर रेखा बन गई, पैरेलल रे बन गया। और पैरेलल रे कहाँ जाके मिलते हैं? पैरेलल रे जहाँ जाके मिलेंगे उस जगह को कहते हैं इन्फिनिटी। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे? इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। यानी कि ये इमेज अगर आप किसी भी ऐसे सरफेस के कॉनकेव मिरर के अगर आप फोकस पे खड़े हो जाते हो तो आपका इमेज कहाँ बनता हुआ दिखाई देगा? इनफाइनाइट पे। अब ढूंढते रहना भैया हमारा इमेज कहाँ बन रहा है ना। लेकिन सेंटर और फोकस के बीच बन रहे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था? सेंटर कर्वेचर के बाहर बन रहा था, थोड़ा बड़ा बन रहा था, आपका मैग्नीफाइड इमेज बन रहा था, है ना, और उल्टा बन रहा था। लेकिन जैसे ही आप फोकस पे पहुंच गए वैसे ही आपका इमेज कहाँ चला गया? इनफाइनाइट पे बनना चालू हो गया। एनालिसिस करते रहना, मैंने जितने पॉइंट्स को बताए हैं अभी तक 3 पॉइंट आगे बता दिया है। जैसे जैसे आप इनफाइनाइट से इधर की तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा था? आपका बनता चला जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो वैसे वैसे इमेज अब आपका कहाँ भाग रहा है? इनफाइनाइट। अब इमेज इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है। आप इनफाइनाइट से पोल की तरफ आ रहे हो तो उस समय क्या हो रहा था? इमेज इधर बन रहा था, कर्वेचर से पोल के आसपास बन रहा था। लेकिन जैसे ही आप इसके तरफ घुसते चले जा रहे हो, इधर नज़दीक आने चाह रहे हो इमेज के पास, तो इमेज आपसे दूर भागता चला जा रहा है। दोनों उल्टा ही चल रहे हैं, ध्यान देना है आपको। लेकिन मिलते कहाँ पे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलते हैं दोनों का मिलान कहाँ हो जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। भैया इधर से तुम चलो, इधर से थोड़ा तुम चलते हैं, मिलते कहाँ पे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन ये इधर भागता है तो ये इधर भागता है इमेज, तो ये इधर भागेगा तो ये इधर भाग रहा है इमेज। एक कंडीशन ऐसा आ जा रहा है कि भैया ये फोकस पे है तो भैया ये इनफाइनाइट पे मिलने चला जा रहा है। अब अगली कंडीशन की बात करते हैं। अगली कंडीशन का रे डायग्राम क्या बनेगा, कैसे होगा वो आखिर आप कहाँ जाके बनेगा? तो हम इसके बाद की बात करेंगे कब? जब इमेज हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? फोकस और पोल के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एनालिसिस करते हैं अब हम लोग, इसका रे डायग्राम देखते हैं। आइए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पी, है ना, फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा? आइए इसके एनालिसिस करते हैं अब हम लोग। तो फोकस और पी के बीच में क्या करते हैं? हम एक इमेज को बनाते हैं। आइए एक इमेज बनाते हैं। चलो भाई, एक इमेज को मैंने रख दिया फोकस और पी के बीच में रख दिया। बाकी रूल आपको पता है। क्या रूल पता है भैया? तो रे कहाँ से जाएगी? तो रे कहाँ से जाएगी आपको बहुत बेहतर से पता है। तो हम क्या करेंगे? एक पैरेलल डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम। रे को खींचा मैंने पैरेलल, भैया यहाँ से टकराया तो जाएगा कहाँ पे? किधर से जा रहा है? जाएगा कहाँ पे? किधर से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? चलो भाई फोकस से होके गुजारो इसको, चलो फोकस से गुजारो। ये लो फोकस भैया आ गए, फोकस भैया आ गए, फोकस हो गया भैया। लो फोकस को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं भैया। कहाँ जाओगे तुम? चलो तुमको तुम्हारे नानी के पास छोड़ आते हैं। ये गया इसके नानी के पास, है ना, गर्मी की छुट्टी मनाने चला गया ये हो गया आपका रे। मैंने क्या किया? यहाँ से निकला, पहला रे निकाल दिया। दूसरा रे कहाँ से गुजरेगा भाई? दूसरा रे मैंने क्या बोला था इसके? खोपड़ी से गुजारो। खोपड़ी से गुजारोगे तो कहाँ से क्रॉस करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करना चाहिए। तो चलो भाई एक रे बनाते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करेगा। चलो क्रॉस किया। अब ज़रा इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। चलो भाई एक्सटेंड करो। हिलने का नहीं, हिल जाओगे तो बच्चे गड़बड़ हो जाएंगे, गड़बड़ा जाते हैं, कहने लगेंगे अरे सर क्या बना देते हैं आप। चलो मिला देते हैं यार, थोड़ा सा हैंड रिटन प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या ड्रॉ किया अभी? आप ध्यान दो, नोटिस करो तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये इमेज का जो रे है दोनों, जो एक फोकस से गुजर रहा है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गुजर रहा है, इन दोनों को जो एनालिसिस करो। यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कम है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, यानी कि ये अगर ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जाए तो ये कहीं तो मिल ही नहीं रहा है। ये रे कहीं तो मिल ही नहीं रहा है। तो मिल नहीं रहा है तो सर कैसे बनेगा? मिल नहीं रहा है तो फिर कैसे बनेगा सर?
तो भाई जब कोई रे अगर नहीं मिलती है तो उस रे को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट रे। कौन सा रे? डाइवर्जेंट रे। जो फैले, अभिसरित बोलेंगे जिसको, जो फैल रही है, अपसार हो रहा है उसका, है ना, ऐसा रे क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट रे कहलाएगा। समझ में आया? जो फैलती है, जो रे फैलेगी उसको कौन सा रे बोलेंगे? डाइवर्ज रे बोलेंगे। अब देखो, चूंकि इधर तो इमेज बनने से रहा, अब तो सर इधर तो इमेज इनफाइनाइट पे भी नहीं बनेगी, पैरेलल था तो सर आप कह दिए थे कि इनफाइनाइट पे बन जाएगी। अब क्या होगा? अब इमेज कहाँ बनेगी? अरे भाई अब इमेज आगे नहीं बनेगा, तो अब इमेज पीछे बनेगा इसके। तो इस लाइन को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं भैया, क्योंकि इमेज वहीं बनती है जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कट करेगी, है ना। तो हम मान लेते हैं कि भैया ये रे हमारी बढ़ के कहाँ चली गई? पीछे की तरफ। तो चलो बढ़ाते हैं भाई इसको, इस रे को पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो इसको मैं डॉटेड डॉटेड से दिखाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस रे को मैं जब दिखाऊंगा तो डॉटेड डॉटेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे वाले रे को भी दिखाते हैं डॉटेड डॉटेड करके। इसी रे को हम आगे बढ़ाते हैं, देखो ध्यान देना। ये कुछ जाके मिला, तो जहां भाई मिला वहीं पे क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा ये भी बताना पड़ेगा क्या? वहां पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। क्या बन गया? इमेज बन गया। यहाँ पे था ए बी नाम का इमेज और यहाँ बन गया इसी का ए डैश बी डैश इमेज। समझ में आया? क्यों बोला था इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे कॉन्केव में आपने देखा था सारा इमेज आपका मिरर के सामने बन रहा था, लेकिन ये एक ऐसा केस है जब मिरर का इमेज कहाँ बन रहा है? आपके ठीक पीछे बन रहा है और बड़ा बन रहा है। इतना बड़ा बन गया, इत्तू सा था इतना बड़ा बन गया। समझ में आया? कैसे? ये देखो कैसे। अब इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भाई? इमेज की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी? तो इमेज कैसा हो गया? इमेज अब बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। किससे? ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के साइज से, है ना। इमेज का साइज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बन गया इसका? देखने में लग रहा है क्या बन रहा है? क्या ये रियल है या वर्चुअल है? देखो रियल वर्चुअल कॉन्सेप्ट दे दिया, जिसे नहीं देखा है पिछला वीडियो देख लेगा, है ना। रियल बना या वर्चुअल बना? तो देखो रियल कब बन रहा था? जब ये सामने की तरफ आ रहा था, तब उसको हम क्या बोल रहे थे? रियल इमेज बन रहे थे। लेकिन ये पीछे की तरफ बन रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको हम वर्चुअल बोलेंगे। वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं आभासी। कैसा? आभासी मतलब कि जो वास्तविक ना हो, जो दिखाई ना दे, बस हम फील कर रहे हैं कि हाँ लाइट हमारी कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, लेकिन वास्तव में उधर क्या है? उधर तो कुछ भी नहीं था। कहाँ गया मेरा मिरर? वास्तव में उधर क्या था? उधर तो कुछ भी नहीं था। देखो ये इमेज ऐसे है, इसके पीछे कुछ है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी इमेज क्या है? दिखाई दे रहा है। हमारी आंखों को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट, जो इसके ठीक अंदर घुसा हुआ है, पीछे घुसा हुआ है, इतनी दूरी पर है और वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ से इमेज आ रही है और हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। समझ में आया? ये है कॉन्सेप्ट, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है आपके ब्रेन से। कोई मिरर कैसे बनाता है, यहाँ पे ब्रेन का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब दिमाग यहाँ पे भ्रमित हो जाएगा, दिमाग कंफ्यूज कि भैया लाइट तो यहाँ से आ रही है, लेकिन आपको पता है कि लाइट तो वास्तव में आ नहीं रही है, वो तो इसका वर्चुअल इमेज है ना। रियल इमेज कहाँ बनता है? हमेशा मिरर के सामने बनेगा। और कैसा बना ये इमेज? ये इमेज कैसा बना? इरेक्ट बना। इरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा बना। अब तक क्या बन रहा था? इन्वर्टेड बन रहा था। ये इमेज कैसा बना? इरेक्टेड इमेज बना। जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर ही बन रहा है, इसके उल्टा नहीं बन रहा है ना। और मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इमेज क्या है, कैसे उसका रे डायग्राम बनाएंगे, कब किस कंडीशन पर इमेज की कंडीशन क्या होगी। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे ये साइज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो आपने पूरा एनालिसिस समझ लिया कॉनकेव का, कि किसी कॉनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट किस किस प्लेस पर हो, किस किस कंडीशन में हो, इनफाइनाइट से लेके पोल तक, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। देखो याद रखना नहीं है इसको, आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, तीन चीज़ें मान लो।
दो ही चीज़ें हैं, तीन चीज़ें भी नहीं है। एक तो लाइट ऑफ रिवर्सिबिलिटी का ही रूल है, क्या कि जब भी रे निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर, वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा, अगर लाइट की रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वो लाइट उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तीसरा क्या था, पहला का उल्टा, यानी कि कोई अगर लाइट फोकस से एंटर करती है तो हमेशा वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी बाहर। बस यही तीन आपको रूल पता होना चाहिए, चौथा को तो भूल जाओ, क्योंकि उसके बारे में एनालिसिस नहीं करना है आपको। कोई भी रे डायग्राम बनाना है तो आपको ऐसे ही बनाना है। दूसरी खास बात, जब भी आप रे डायग्राम, चीटिंग ट्रिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप रे डायग्राम बनाओ तो सबसे पहले आप इमेज बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ बनने वाला है। उसके बाद आप उसको मिलाने की कोशिश करो, आपका परफेक्ट इमेज बनेगा। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, थोड़ा सा फैल रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। ये चीटिंग ट्रिक्स है, अप्लाई करना आप एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस आपका किसका, कॉनकेव मिरर का। आइए छोटा सा एनालिसिस है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, वो भी देख लेते हैं। तो नेटिज आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, ये वाले पार्ट पे, जिसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर का एनालिसिस करेंगे हम। उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कंफ्यूज नहीं होना है फिगर देख के, ये ऐसे ही बड़ा वाला बाबा को आप इग्नोर करिए अभी आप, ठीक है। जैसा हमने पिछला कॉन्केव में पढ़ा था 4 रूल के बारे में, वैसे इसमें भी 4 रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा रे डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो आइए बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको पता है ये कॉन्केव मिरर है, अंदर की तरफ पॉलिश है, बाहर की तरफ से लाइट आएगी टकराएगी। तो बाहर की तरफ से लाइट आएगी टकराएगी तो भाई इसका एक्सिस वगैरह कहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये स्फेरिकल ऐसा है तो इसका सेंटर ऑफ कहाँ होगा, पोल क्या होगा, फोकस क्या होगा। पोल तो आप सबको पता है, पोल कहाँ है, बीच में रहेगा, पोल को लिखने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सी की। सी यहाँ पे होगा, आपको पता है सी, ये टोटल डिस्टेंस का हाफ क्या होता है, फोकस। टोटल ये बड़ा परेशान कर रहा है कब से यार, क्या होगा, फोकस होगा। ठीक इसी तरह भी ये वाला पोल है, यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ये सी, और ये क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है, फोकस होगा। कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया अब ये हो गया फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। ये आप सबको पता है कि ये इतना आपको पता है। अब हम बात करते हैं रेट जब आएगी तो कैसे जाएगी। तो भैया देखो सीधा सीधा फंडा है रे आने का। रे आने का क्या फंडा है, तो भैया हमको प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे ले आना है। तो चलो एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हम रे ले आते हैं। ये हम ले आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे। तो चूंकि ये क्या है, ऐसे है शेप में, जब शेप में ऐसे है तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या होगा, जब इस पर कोई रे पकड़ेगी टकराएगी तो ये कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ भागेगा, कुछ ऐसे। ये इंसिडेंट है तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, बाहर की तरफ भाग गया। अरे सर बाहर की तरफ भाग गया तो फिर ये कहाँ बनाएगा, तो आपको पता है कोई भी रे हो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल समानांतर जा रही है तो हमेशा कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये वाला जो डॉट लाइन होगा ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ इस लाइन को बढ़ा दो, फोकस तक, फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 था पहला, कि कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कोई भी रे, तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अब भले ही ये वर्चुअल है, भले ही क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुजरेगी कहाँ से, हाँ फोकस से ही गुजरेगी। दूसरा कंडीशन को हम मान लेते हैं कि भाई कोई एक रे है वो आ रही है, यानी कि कोई एक रे आएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक रे निकाल देते हैं, चलो कुछ ऐसे। और आपको पता है जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो वही इंसिडेंट होगा और वही रिफ्लेक्टेड होगा। पता है कि नहीं पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो हम क्या बना दिए, इसका इमेजिनरी लाइन खींच दिया आगे की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे क्रॉस करा दिए। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या करेंगे, जो भाई ये पहला था उसी का ठीक उल्टा रिवर्सिबिलिटी रूल लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, अब हमको क्या करेंगे, अब एंगल को बस हमको यहाँ से गुजारना है। ये आपका इंसिडेंट हो गया और ये अब आपका रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, केवल एरो का डायरेक्शन बदल गया। और आपको पता है जब यहाँ से गुजरेगा तो ये कहाँ से क्रॉस करेगा, पैरेलल बन के जा रहा है तो हमेशा कहाँ से आएगा, फोकस से आएगा। तो फोकस तक बना दो एक डॉटेड लाइन, ठीक है। तीसरा रूल। चौथा रूल क्या बोलता है, सेम आई बराबर आर, आपको पता चल गया होगा, है ना, कि कोई भी एंगल आपको क्या होगा, यहाँ से अगर एंटर कर रहा है ऐसे तो उसी एंगल से ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर ये एंगल यहाँ पे आई बना रहा है तो ये एंगल यहाँ क्या बनाएगा, आर बनाएगा, और आई इक्वल टू हमेशा किसके होगा, आर के होगा, ठीक है। ये 4 रूल था,
इस 4 रूलों में से आपको पता है हमको चौथा रूल अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा टिपिकल है। क्यों है बता दिया मैंने पीछे। अब ये तीनों का ही अप्लाई करना है और इसके अकॉर्डिंग हमको पूरा एनालिसिस करना है। तो आइए करते हैं फटाफट। इसीलिए मैंने इसको बड़ा वाले को पहले ही बना दिया है ताकि ज़्यादा समय न लगे। इसको फटाक से मैं मिटाऊँगा चारों रूल को, है ना। चारों रूल को फटाफट मिटाते हैं। जिसको ज़रूरत होगी वो स्क्रीनशॉट ले लेगा बैक करके पीछे पूरा का पूरा, है ना। और वरना ज़रूरत तो है ही नहीं, एक बार समझ लो काफ़ी है ना। तो अब इसका भी हम बना देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, ये है ये, तो ये है सी। जब ये है सी तो इसको हम मान लेते हैं एफ। फोकस, बात सही है, क्लियर है। तो चलो फिर अब बनाना शुरू करते हैं। धकाधक बनाते हैं हम इसको अब हम लोग। तो रूल क्या बोलता है हमारा, रूल क्या बोलेगा कॉन्वेक्स मिरर में। पहला क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं से इनफाइनाइट से लाइन आ रही है। चलो भाई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हम बना दिए, कोई एक ऑब्जेक्ट बनाओ भाई इनफाइनाइट पे। कहाँ है ये लो ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट बना दिए। क्या होगा, अरे भाई होगा क्या, कुछ नहीं होगा। इसी के पैरेलल एक रे निकलेगी। चलो पैरेलल रे निकाल दिए। रूल नंबर 1, जब इधर से निकलेगी तो गुजर कहाँ से गई, वापस इधर चली गई। जब इधर चली गई तो हमको इधर से मतलब ही नहीं है। हमको पता है कहाँ, हमको मिरर के अंदर ही चीज़ बनाना है, बाहर से तुमको मतलब ही नहीं है। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, फोकस तक। आपको पता है ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अरे भाई सीधा बन जा, सीधा बनने में तुम्हारा क्या जाता है। कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कोई भी रे पैरेलल आई तो ये कहाँ बनाएगा अपना रे, फोकस से होकर गुजरा। चूंकि ये रियल नहीं है, वर्चुअली गुजर रहा है, लेकिन गुजर तो रहा है। दूसरा, अगर कोई रे हमको क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाते हैं इसको। चलो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो कर्वेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हमारा रे थोड़ा टेढ़ा बन गया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम शिफ्ट कर देते हैं। अरे हमारे हाथ में ही है सब कुछ ना, है ना। अब यहाँ से इसको डॉटेड डॉटेड बना देते हैं। येलो डॉटेड डॉटेड बन गया। ये वाली लाइन रियल लाइन थी, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ना, वरना कई बच्चे कहेंगे अरे सर दिखाई नहीं दे रहा, क्या डॉट 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 बता रहे हैं आप। लो ठीक है, ये बन गया। अब पता है आपको जो रे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है वही उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। रूल नंबर 2, ठीक है। इसी रूल बता दिया। रे डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम बाएं हाथ का खेल है, आपको बस एक बार बस आपको समझना है, ठीक है। तो अब देखो मैंने बोला था जहाँ इंसिडेंट रे, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ कट करेगा वहाँ क्या बनेगा, वहाँ बनना है इमेज को। तो भैया देखो यहाँ कट किया तो यहाँ इमेज बन गया। ये लो इमेज, ए बी बाबा कहाँ बन गया है, यहाँ पे बन गया ए डैश और बी डैश के रूप में। देखो अब आप क्या हो गया, कहानी क्या बन गई आपकी। इमेज था किसी इनफाइनाइट पोजीशन पे, जैसे ही वहाँ से हमने उसकी इमेज बनाने की कोशिश की, इमेज कहाँ बन गया, फोकस से पहले बन गया। इमेज कहाँ बन गया, फोकस से पहले बन गया। इतना बड़ा सा था, हमने लगाया कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, इमेज बन गया इतना छोटा। ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है। हमने तुमको दिया बड़ा सा मिठाई, बदले में तुम दे रहे हो हमको चीनी का फाँक। तो इसका कारण क्या था, देखो इंसान किसी भी चीज़ को जब खोजता है ना, उसका इन्वेंट करता है, डिस्कवरी करता है, तो उसके पीछे का रीज़न होता है। इंसान को चाहिए भाई, इंसान अपने सुविधा के लिए बहुत तमाम चीज़ें करता है, उस सुविधा के लिए उसने ये भी बना दिया। अब ये सुविधा कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सुविधा इस्तेमाल होता है आपके मिरर्स में। कहाँ, कौन से मिरर, साइड मिरर्स में, व्हीकल्स में लगने वाले साइड मिरर में आपको यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है, ताकि पूरा का पूरा एरिया वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करा। देखो रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है। जितना भी रे निकालो, यहाँ से अगर दूसरा रे में निकालने की कोशिश करो कुछ ऐसे, ये भी डाइवर्ज होगा। इधर से भी अगर कोई रे आ रही है तो ये भी टकराएगी और टकरा कर डाइवर्ज होगी, ये भी टकराएगी, टकरा कर डाइवर्ज होगी, है ना। रे कुछ ऐसे डाइवर्ज होगी, तमाम तरह की रे, जितनी मन करे उतनी रे निकाल लो। तो ये सब रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, बाहर की तरफ भाग रही हैं। यानी इसका विजुअल रेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसका विजुअल रेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है। लाइट यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, और सब कहाँ घुस के बनाएंगे इमेज, अंदर की तरफ बना देंगे सारी इमेज। यानी कि ज़्यादा एरिया को आपको एक छोटे जगह पर कवर करना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करोगे। इसीलिए आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे हम इस मिरर का इस्तेमाल करके दूर दूर की चीज़ों को छोटे से जगह में ही देख पाते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। ये पूरे के पूरे लाइट को क्या कर दे रहा है, पीछे की तरफ, भले ही वो रियल ना हो, वो वर्चुअल इमेज ही बना रहा है, लेकिन दिखा तो रहा है, हमारे काम की चीज़ तो है।
काम की चीज़ क्या है? तो भैया इसका प्रॉपर्टी में क्या निकल के आया, इसके प्रॉपर्टी में ये निकल गया आ गया क्या कि इमेज साइज क्या होगा, इमेज साइज बहुत ज़्यादा डिमिनिस्ड होगा, डिमिनिस्ड होगा। कैसा होगा? इमेज क्या होगा? डिमिनिस्ड होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। और कैसा होगा इमेज, और इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा, इरेक्टेड होगा, सीधा होगा। इमेज कैसा होगा? सीधा होगा। तीसरा कंडीशन, रियल नहीं होगा, इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा, झूठा होगा, है ना। कैसा होगा? आभासी होगा, काल्पनिक बोल लो, झूठा बोल लो। हमको ये रियल वास्तव में नहीं बन रहा है, लेकिन हमारी आंखों को धोखा मिल रहा है कि हमको लग रहा है कि इमेज यहीं से आ रही है, इसलिए हमको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे खास बात क्या है, जैसे जैसे आप इसको ले जाओगे, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जहाँ जहाँ आप बढ़ाने की कोशिश करो, हर जगह पे क्या होगा, ये इमेज कहाँ बनाएगा? हमेशा बिहाइंड द मिरर बनाएगा, हमेशा मिरर के पीछे ही बनाएगा और कहीं नहीं बनाएगा। आप इमेज को कहीं भी रख दो, किसी भी पोजीशन पे, इनफाइनाइट से लेकर आप यहाँ तक लेके चले आओ, आपका इमेज बनना कहाँ है? पीछे की तरफ ही बनना है, और नज़दीक छोटा होता चला जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा ये धीरे धीरे, है ना। आप बना के देखो, कहीं भी इमेज लेके आओ, आप देखो इमेज के साइज़ को मैं अगर यहाँ कर दूँ तो यही एरो कहाँ चला जाएगा? वापस फोकस से जाएगा और एक वापस से कर्वेचर की तरफ ले आएगा। देखो इमेज का कुछ पॉइंट कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे कुछ बन जाएगा, तो ये इमेज भी क्या बन जाएगा? लगभग उतना ही बड़ा या उससे थोड़ा सा बड़ा। जितना जितना नज़दीक आएगा वैसे वैसे इमेज का साइज़ ये क्या होगा? बड़ा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। यानी कि इमेज बनेगा कहाँ? हमेशा फोकस के अंदर ही सारा का सारा इमेज बनेगा। किस में? कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में। इस रेंज में जितना भी रेज क्रॉस करेगा उन सब का इमेज कहाँ बनेगा? फोकस के अंदर ही बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा बता दिया मैंने आपको, है ना, कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ मिलेगी? फोकस से ही मिलेगी, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो जहाँ क्रॉस करेगा वहीं पे उसका इमेज बन जाएगा। तो एंटिटीज़ ये था आपका मिरर का एनालिसिस, पूरा रे डायग्राम का एनालिसिस। इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल प्रोसेस क्या है, कैसे हम इमेज का हाइट निकालेंगे, इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, उन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये पूरा आपका वीडियो था, दोनों कॉन्सेप्ट देने का मतलब था कि आपको मिरर्स के रे डायग्राम से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका बचना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप मुझे मेल करिए entityedu@gmail.com पे, मैं आपके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करूँगा। हाँ, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या मेल करिए, मैं आपको नोट्स भी मेल कर दूँगा, या कहिएगा तो मैं आपको आपकी कमेंट पे ही आपको मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ही हमें ऐसी वीडियोज़ बनाने का मन करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।